हमारा वास्ता बहुत से ऑब्जेक्ट और मैसेज से पढ़ता है और जितने भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं ये पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और इन पार्टिकल में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या इनमें रिपल्शन होती है। अगर हम हर पार्टिकल्स की मोशन को प्रिडिक्ट करना चाहें तो शायद ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हम शायद हर पार्टिकल्स की मोशन को प्रिडिक्ट ना कर सकें। तो इसके लिए हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करते हैं। सेंटर ऑफ मास एक ऑब्जेक्ट का पॉइंट होता है जिस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होती है वो इक्वल होती है इन ऑल डायरेक्शन में एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटेशनल फील्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये है, इसका सेंटर जहाँ पे ये बैलेंस हो गया है। इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड जो इसका साइड है वो इक्वल है और यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड अगर लेंथ इसकी जो है वो 10 है तो ये 5 जो है इसका मिडवे जो है इसका सेंटर ऑफ मास है जिसका ये बैलेंस है। अब ज़रूरी नहीं कि हर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जो है वो मिड पॉइंट हो। अगर फॉर एग्जांपल जो है वो हमारे पास जो है वो दो ऑब्जेक्ट हैं और इनमें जो है वो एक दोनों सेम ऑब्जेक्ट सेम मैसेज हैं तो इनका जो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इनका बिटवीन होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो हैवियर है, जो इन दोनों के दरमियान जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्लोज टू जो है हैवियर ऑब्जेक्ट होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अब इस केस में ये ऑब्जेक्ट हैवियर है और ये लाइटर है तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा इट विल बी क्लोजर टू हैवियर मास। सेंटर ऑफ मास को जो है हम बाय यूजिंग दिस फार्मूला जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है मास ऑफ m1 इज मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड m2 इज मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और r1 और r2 उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। जिस तरह आपको यहाँ पे जो है वो डायग्राम में जो नज़र आ रहा है हमारे पास जो m1 उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन जो है वो r1 है और m2 का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन जो है वो r2 है m2 का। इसी तरह हम जो है इसको जो इनकी जो पार्टिकल की जो मोशन है इसको जो है वो 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम इसको जो है वो 2 डायमेंशन में एक्सप्लेन करेंगे इसको लॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए जो इक्वेशन है वो हम अभी लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो सेंटर ऑफ मास अलोंग एक्स एक्सिस और सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस, ये हमारे पास जो केस है वो 2 डायमेंशनल केस के लिए है। अगर हम जो है इसको 3 डायमेंशनल केस में लिखेंगे तो सिमिलरली इसी तरह जिस तरह हमने जो है एक्स एक्सिस के लिखे और वाई एक्सिस के लॉन्ग लिखे इसी तरह जी एक्सिस के लॉन्ग उसमें क्या होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 z2 ओवर m1 प्लस m2। अब हम एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट 2 है। हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसमें है one mass is placed at x is equal to 2 centimeter center of mass and a second mass equal to the first is placed at x is equal to 6 centimeter. The center of position lie halfway between the two as you can see from. So हमने जो है इसमें जो है अगेन जो है हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूज़ करेंगे, ये इक्वेशन हम इसमें यूज़ करेंगे और हमें पता है कि जो इसमें दरमियान जो मैसेज है दोनों जो है वो सेम है और हमारे पास जो फर्स्ट मैस है वो है एट एक्स इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे एक्स जगह पे 2 पुट कर देंगे और m एज इट इज़, ये वाला m एज इट सेम है। यहाँ पे x जगह पे हमारे पास 6 है तो और ये m एज इट इज़ और नीचे हमारे पास m1 प्लस m2 सेम है तो यहाँ पे m1 प्लस m2m हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा इट विल बी 8m ओवर 2m। तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा इट विल बी 4 सेंटीमीटर जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। सो हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो सेंटर मास है दो ऑब्जेक्ट का वो इनके जो है वो मिडल में है 4 सेंटीमीटर में। सो अगर हम जो है वो एन मैसेज की बात करें तो अभी तो हमने बात की थी 2 मैसेज की। अगर हम कहते हैं कि मोर देन 2 मैसेज एन मैसेज हो तो उस केस में लिए हम कहते हैं कि जो जनरलाइज जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो एन मैसेज के लिए वो हम जो इक्वेशन लिख लेते हैं। सो जनरलाइज फॉर्म हमारे पास ये होगी, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल m1 m2 मैसेज और हमारे पास उनका डिस्टेंस उनकी पोजीशन है m एन। सिमिलरली जिस तरह हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था इसी तरह हम यहाँ पे लाइन n नंबर ऑफ मैसेज आ जाएंगे और 1 ओवर m यहाँ से नीचे m कांस्टेंट जैसे m ले बाहर और यहाँ पे इनको हमें पता है जो समेशन जो होता है हम इनको जो है वो सिग्मा जो इनको सम करने के लिए यूज़ किया n इज इक्वल टू 1 वैल्यू सकती है और ये n से n मतलब समेशन m n और r n मतलब ये m की वैल्यू मोर देन 1 2 3 4
हो सकती है। अगर हम कहते हैं कि इसमें जो है वो m2 जो है वो ग्रेटर है, अगर हम कहते हैं कि इसमें m2 जो है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू m1, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएगी। हमने जैसा भी बताया कि जो मैथ ग्रेटर होगा, सेंटर ऑफ मैथ जो है विल बी क्लोज टू दैट मैथ। इसका मतलब जो है वो सेंटर ऑफ मैथ है विल बी क्लोज टू m2। इसी तरह जो है वो पॉइंट 4 में हमें जो सेंटर ऑफ जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, जैसे हमारे पास स्टार्स होते हैं, सर्कल होते हैं या फिर सिलेंडर होता है, जो सिमेट्रिकल इनकी शेप होती है, उनके सेंटर ऑफ मास फाइंड करना बहुत ईजी होता है। उनका जो सेंटर होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो स्टार है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका वो सेंटर होगा। इसी तरह सर्कल है, सर्कल का भी सेंटर होगा, सेंटर ऑफ मास। इसी तरह अगर हम जब वो सिलेंडर की बात करते हैं तो इस केस में क्या होगा, इट विल बी इनका जो एक्सिस हाफ वे होगा बिटवीन टू फेसेस, वो इसका सेंटर वो होगा, हमारे पास मास होगा। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो है हम न्यूटन सेकंड लॉ यूज़ करके जो है हम सेंटर ऑफ जो मास है उनको एंटायर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे, इसको जो है वो ड्राइव करेंगे पोजीशन से एक्सेलरेशन के लिए, फोर्स के लिए। और कोई भी पार्टिकल हमारे पास जो होता है उसमें जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो है फोर्स लग रही होती हैं। इसी तरह जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी हमें पता है, जैसे हम पढ़ते हैं कि द रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को जो है वो चेंज करेंगे तो उससे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। और जब हम जो है वेलोसिटी को जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वेलोसिटी है, अगर इसका हम रेट चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन जो है वो हमें जो है वो मिलेगा। ये जो इक्वल के साइड हम वैल्यू लिख रहे हैं, ये वो सी जनरलाइज वैल्यू को ही लिख रहे हैं। वहाँ पे हमारे पास 1/m समेशन m r, यहाँ पे हमने जो है वो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, जो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पे हमने जो है वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। और सेम एज इट इज देखें, यहाँ पे एक्सेलरेशन आया तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव हमने जो है एक्सेलरेशन कर लिया। इसी तरह हमें पता है कि जो थर्ड लॉ हमारे पास, जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, वो हमारे पास होता है फोर्स जो है इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर हमने न्यूटन जो है वो सेकंड लॉ यूज़ किया। हमें पता है कि जो पार्टिकल की जो फोर्स लग रही है वो इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो लग रही होती है। सम ऑफ एक्सटर्नल मतलब किसी भी पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, इस पर जो फोर्स लग रही होगी वो इंटरनल भी एक्सटर्नल भी लग रही होगी, दोनों का सम होगा। और हम यूज़ करते हैं जो इंटरनल, जब इंटरनल फोर्स जो है वो 0 है, इसीलिए तो एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से इसमें ये एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम जो है न्यूटन की जो है वो थर्ड लॉ यूज़ कर रहे हैं, जिसमें so according to Newton third law, action and reaction forces are equal but in opposite direction। यहाँ पे एक्शन फोर्स एंड दिस वन इज रिएक्शन फोर्स। नेक्स्ट हमने जो केस कंसीडर करना है उसमें हमने जो रोटेशनल मोशन देखनी है फॉर अ रिजिड सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। तो रिजिड का मतलब, रिजिड बॉडी हमारे पास वो होती है जिसमें जो पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं उनका जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो फिक्स डिस्टेंस होगा। और हम इसको रिजिड बॉडी को इस तरह डिफाइन करते हैं कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें पार्टिकल की जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है, पार्टिकल डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। सो अब हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है तो इसके लिए जो हम काइनेटिक एनर्जी को लिख लेते हैं और इसको फिर रोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो हम कहते हैं हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, हमारे पास जो 3 नंबर ऑफ मतलब मोर देन 3 पार्टिकल है, n नंबर पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड एंड थर्ड वन। और हमें जो है वो पता है कि जो v इज टू जो है वो r ओमेगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस v की वैल्यू को यहाँ पे जो है वो रिप्लेस कर देंगे। सो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे हमारे पास जो है इस तरह का कुछ सिनेरियो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस सब केसेस में जो है वो हम ये क्या करते हैं कि इनमें जो है 1/2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास जो होगा वो ओमेगा स्क्वायर को बाहर रखते हैं और सिर्फ हम जो है वो इनको जो है m1 और r1, जो m और r होगा, हम इसको जो है हम अभी 1 केस के लिए जो डिस्कस कर रहे हैं, तो इस केस में क्या करेंगे 1/2 इनको जो है सम लिखने के लिए, समीशन मतलब सम के लिए यूज़ होता है ये। सो m i स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर सब में कॉमन था, उसको हमने बाहर लिख लिया। सो इस टर्म को जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम कह देते हैं, और जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा समेशन m1, इसको जो है वो i से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू समेशन m r का स्क्वायर। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो आ जाएगा उसका केस, सो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास हो जाएगी विल बी इक्वल टू 1/2 इनर्शिया
ओमेगा स्क्वायर, इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर। सो बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास जाएगी इनर्शिया। और अगर हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी अगर हम इसको जो है वो देखना चाह रहे हैं लीनियर केस में, तो इट विल बी 1/2 mv²। सो पार्ट 2 जो है वो अब नेक्स्ट देखेंगे।